Hello everyone, I hope you all are doing well. So, this is the second video in the series of previous year questions discussion for coming HAS exam. I have covered 2016 to 2020 previous year question for history, art, and culture in my previous video. And in this video, I will be discussing a very significant topic, that is polity and governance, in the Indian perspective as well as in the Himachal perspective also. So let's begin. इंडियन पॉलिटी बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर्म करता है आपके एग्ज़ाम का. आप कोई भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आप लोगों को वहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा. पॉलिटी के सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको दिखते ही दिखते हैं. एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपको हर साल जो हैं पॉलिटी के दिखते हैं. सो अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप पॉलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते. ये आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक योर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन. ओके, लेट्स बिगिन. So the first question is, who founded the Himachal Pradesh Congress? Actually, this is your Himachal Vikas Congress, जिसको हम HVC कहते हैं. एंड ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. दिस वॉज फाउंडेड बाय योर अनिल शर्मा एंड पंडित सुखराम. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. पंडित सुखराम एंड अनिल शर्मा जी ने ये हिमाचल विकास कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी और इनको कांग्रेस से स्प्लिट माना जाता है आफ्टर द टेलीकॉम इशू जो कि हुआ था उस दौरान. लेटर ऑन दिस हिमाचल विकास कांग्रेस वॉज अगेन मर्ज्ड इन योर कांग्रेस इन अराउंड 2004. सो ये है आपका हिमाचल विकास कांग्रेस. ये आपका पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है हिमाचल की. इसके लिए मैं आपको सोर्स बता देती हूँ. बीए के सेकेंड ईयर के नोट्स अगर आप अरेंज कर पाएँ तो एक छोटी सी बुकलेट है, उसमें हिमाचल स्पेसिफिक टॉपिक्स दे रखे हैं. वो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है. वो हिस्ट्री का पार्ट भी बनाती है आपका और GS2 यानी आपका पॉलिटी का पार्ट भी बनाती है. बट फॉर प्रीलिम्स इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी था. सो फर्स्ट का आंसर है डी. सेकेंड इज, इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन. ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर. एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव, नोटा. अब कई लोग जो है वो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूज रहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है तो 26 नवंबर 1949 जिसे हम कहते हैं 1949, उसे उस दिन क्या हुआ था. तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया था, यानी इसका आंसर है सी. कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. तो ये है आपका दोनों में डिफरेंस. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आप जानते हैं, इसमें कई दिग्गज थे, 7 मेंबर्स थे, हेडेड बाय योर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उसमें KM मुंशी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और ऐसे महान जो थे इसमें दिग्गज थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली नींव रखी. अगर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो किसने दिया, अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो इसका जो जवाब है दैट इज़ MN रॉय. MN रॉय ने 1934 में सबसे पहले आइडिया फ्लोट किया था असेंबली का और 1935 तक आते आते ये डिमांड भी ऑफिशियली रखी थी कांग्रेस ने कि हमको असेंबली चाहिए. जो आपके राजा गोपालाचारी थे, C राजा गोपालाचारी, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी prominent advocate for constituent assembly कि हमको असेंबली मिलनी चाहिए. सो फिर 1946 में जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान है उसके अंतर्गत आते आते तक क्या हुआ था कि आपके फर्स्ट इलेक्शन जो है वो असेंबली के लिए कंडक्ट किए थे और वहाँ से आपके जो मेंबर्स हैं उनको चुना गया. जो मेथड था चुनने का वो सिंपल वही था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. During the term of the office, the criminal proceedings cannot be instituted against. कि जब कोई ऑफिस को होल्ड करता है, उस पोस्ट को होल्ड करता है, तो इनमें से किसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं जारी की जा सकती हैं. प्रेसिडेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर, कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर या लास्ट प्रधानमंत्री एंड गवर्नर. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी लक्ष्मीकांत बेसिक सोर्स है इसका
कि प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी ऑप्शन ए, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती वाइल वो ऑफिस में इनक्यूम्बेंट हैं. मूविंग ऑन. Who among the following decides the question of disqualification of a member of a parliament? कि एक एमपी की जो डिफेक्शन होती है यानी डिस्क्वालिफिकेशन होती है अंडर विच शेड्यूल, ये क्वेश्चन भी है आगे. 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कौन डिसाइड करता है. तो हमने पढ़ा है ये कि 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने वाले कौन होते हैं. तो आंसर है इसका 4th यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. जैसे कि इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 52nd अमेंडमेंट थी आपकी 1985 में. ये राजीव गांधी जी के समय की अमेंडमेंट है और इस समय बहुत सारे जो एमपीज एमएलएज थे वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे. सो डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ पे का जो एक जरिया बनाया गया वो एक डिफेक्शन बनाया गया कि अगर कोई इंसान अपनी पार्टी से चुना गया है और दूसरी पार्टी में जाके वो यूं ही दूसरी पार्टी को चुन लेता है तो बेसिकली क्या होगा, दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ एलिजेंस टू द पार्टी. तो ऐसा ना हो और लॉयल्टी जो है वो बरकरार रहे, इसीलिए डिफेक्शन लॉ लाया गया था जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है. 52nd अमेंडमेंट 1985. तो इसका जो जवाब है वो है डी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर. नेक्स्ट. Who among the following has the power to declare a caste or a tribe as a scheduled caste or a scheduled tribe? यानी ये जो टर्मिनोलॉजी है आपकी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, ये किसको पावर है, कौन बोल सकता है. तो हम सब ने पढ़ा है. पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है पार्लियामेंट, तीसरा है होम मिनिस्टर या चौथा है चेयरमैन ऑफ योर कमीशन ऑफ SC/ST. अगर यहाँ पे गवर्नर भी होता तो मुझे लगता है आप फिर भी कंफ्यूज होते, बट इसका जो जवाब है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इवन दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं गवर्नर की जो है इसमें एडवाइस को ज़रूर लेते हैं, लेकिन अगर मैं एक सिंगल अथॉरिटी बोलूं तो डिक्लेयर तो प्रेसिडेंट ही करते हैं. वो अलग बात है ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर जो है वो करते हैं, बट इसका जो आंसर है दैट इज ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. आजकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो शिमला में आए हुए हैं, शिमला विजिट पे आए हुए हैं. सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है काम चला है. मूविंग ऑन. हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र टू द असेंबली. देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र लिखा गया है असेंबली का, तो आपको लगेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर है, बट नहीं. बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली बनाया था या उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, वो निर्माता है उस चीज़ के. लेकिन यहाँ क्वेश्चन है एडवाइज़र कौन है. ए अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी KM मुंशी या BN राव. तो इसका जो जवाब है दैट इज सर BN राव, ऑप्शन डी. प्लीज़ आप इसको याद रखें, ये इतने इतने से छोटे छोटे से फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस हैं और अगर मिस हो गए एग्ज़ाम में तो फिर कट ऑफ क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. जनरल की जो कट ऑफ यूजुअली जो जा रही है 1-2 साल से वो वही है 115 116. तो इतना तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू क्लियर इट ऑफ. मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स कम अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए आर्टिकल 21 के बारे में बात करें तो कुछ इम्प्लिसिट होते हैं, कुछ एक्सप्लिसिट होते हैं. यानी एक्सप्लिसिट का मतलब है जो आर्टिकल 21 में ऑलरेडी गिवन है, एक्सप्लिसिटली गिवन है, क्लियरली गिवन है. इम्प्लिसिटली का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से लोगों ने कभी पिटिशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि दिस इज़ एक्चुअली अ राइट, तो वहाँ पे वो ऐड होती रही. जैसे कि अगर मैं बताऊँ इसमें देखिए राइट टू प्रिवेसी, देखिए 4th नंबर का राइट टू प्रिवेसी ऑफ कोर्स एक कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट है. तो वो आपकी जो जजमेंट आई, पुट्टस्वामी जजमेंट आई, वहाँ से वो क्लैरिफाई हुआ. तो मतलब आर्टिकल 21 में ये चीज़ें इम्प्लिसिटली एडेड होती हैं और आगे भी होती रहेंगी. तो राइट टू लाइफ में क्या क्या आ जाता है, राइट टू शेल्टर, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, प्योर वाटर, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्रिवेसी. इसमें एक और भी आता है क्या कहते हैं उसे, राइट टू बी साइलेंस ऑल्सो, राइट टू बी साइलेंट. अगर आप नहीं बोलना चाहते तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता. तो राइट टू साइलेंट भी इसी का पार्ट है. तो आंसर में जो इसमें जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी. मूविंग ऑन.
हु अमंग द फॉलोइंग डिटर्मिन्स द एरिया ऑफ द लोकसभा फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। यानी लोकसभा के जब इलेक्शंस आने होते हैं या असेंबली के भी इलेक्शंस आने होते हैं तो ऐसा क्या होता है जो एरियाज को डिवाइड करता है, या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एरिया को इस तरह से डिवाइड करता है कि वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट जीवित रहे। तो उसका जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, डीलिमिटेशन कमीशन। आप अच्छे से पढ़ें, ये लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग डिटर्मिन्स द एरिया। अब डीलिमिटेशन कमीशन जो कि इसका आंसर है 3, उसको अपॉइंट बेशक आपका प्रेसिडेंट करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अलग बात है, लेकिन डिटर्मिन करने का काम डीलिमिटेशन कमीशन का है। डीलिमिटेशन कमीशन का अगर मैं आपको आर्टिकल बताऊं, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, आर्टिकल 82 है। और डीलिमिटेशन कमीशन का यही मतलब है कि हर सेंसस के बाद यानी हर 10 साल में ये होता है। ये अलग बात है कि अभी तक ये सिर्फ 4 बार हुआ है, 1952 में, 1963, 1973 एंड 2002 में। 81 और 91 के सेंसस के बाद ये अभी तक नहीं हुआ है। सो डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो 4 बार हुआ है, अपॉइंटेड बाय हु, प्रेसिडेंट अलोंग विद इलेक्शन कमीशन, लेकिन डिटर्मिन करता है एकमात्र डीलिमिटेशन कमीशन। और एक और बात बताना चाहती हूँ, डीलिमिटेशन कमीशन का जो भी वर्डिक्ट होता है या जो भी उसने एक बार फैसला ले लिया, उसको कोर्ट ऑफ लॉ भी जो है उसमें नहीं छानबीन कर सकता, ये डिसीजन फाइनल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति। देखिए, नीति आयोग जो है हम मानते हैं कि प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है बहुत अलग वे में। प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच हुआ करती थी वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी, एंड वो जिसको हम बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। जो प्लानिंग ऊपर ले ली सेंटर में, सभी स्टेट्स को बोला गया कि आपको यही करना है। तो स्टेट्स दे वर लैगिंग इन द डेवलपमेंट पैरामीटर्स एंड मेनी अदर थिंग्स। लेकिन नीति आयोग ने बोला कि स्टेट्स को कि आप अपने ही डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स दो, हम उनको सेंटर के लेवल पे बेसिकली क्या करेंगे और निखारेंगे, इम्प्रूव करेंगे। सो बॉटम अप अप्रोच जो है वो नीति आयोग का कॉर्नरस्टोन है। तो ये किस तरह की बॉडी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग मिली हुई है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन या यूपीएससी एक्सेट्रा। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि 1993 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट से बना? तो नहीं, ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है। चौथा ऑप्शन देखो, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगेन सेम बात। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा, कि ना ही नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही इसे किसी प्रकार की एक्ट की बैकिंग है। तो यानी ऑप्शन जो हो जाता है वो है 3। तो याद रखें, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी। सॉरी मेरे गले के लिए। मूविंग ऑन, इसमें से कौन सी सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज है? ऑल इंडिया सर्विसेज, तो पहला ऑप्शन है आईपीएस, आईएफएस, तीसरा आईएफएस एंड आईआरएस। तो देखिए, दूसरा है फॉरेन सर्विसेज, तीसरा है फॉरेस्ट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन ऑप्शंस में से एकमात्र एक तो इंडियन पुलिस सर्विस है जिसको हम आईपीएस कहते हैं, और दूसरी जो ऑप्शन है दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जी हाँ, आईएफएस और आईआरएस जो है उसको नहीं माना जाता। ऑल इंडिया सर्विसेज का जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है सेकंड, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? आप लोगों को याद होगा जब हम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आई थी, जैसे कि 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया जो गांधी जी के सिद्धांत पे बेस्ड था। आर्टिकल 40 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विलेज पंचायत होनी चाहिए। सो 52 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। 57 तक आते आते आपके एक दो और कमिटीज़ बनी, और 59 में आते आते राजस्थान में आपकी पहली जो एक पंचायत है वो वहाँ पे गठित हो गई। उसके बाद आपकी बहुत सारी कमिटीज़ ने अपना अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट 57 में, सॉरी आई फॉरगॉट, बलवंत राय कमेटी जो आई, बलवंत राय कमेटी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी 57 में। 59 में राजस्थान का बना, और उसके बाद आपकी डिफरेंट डिफरेंट कमेटी आई, जैसे कि जीवी के राव कमेटी आई, देन अशोक मेहता कमेटी आई, एलएम सिंघवी कमेटी आई, हनुमंत राव कमेटी आई, एक्सेट्रा। बट यहाँ ऑप्शन है कि इसमें से क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत का आइडिया जो है वो किसने दिया? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, यानी अशोक मेहता कमेटी एंड एलएम सिंघवी कमेटी, यानी 2, 1 एंड 2।
इन दोनों ने न्याय पंचायत का आइडिया दिया। आप प्लीज़ इन कमिटीज़ के फॉर्मेशन के भी डेट याद रखें। हो सकता है एचएस में अगला क्वेश्चन यही हो कि इनको सीक्वेंस वाइज बताएं कि पहली कमेटी कौन सी आई थी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, ये उस साल का क्वेश्चन है, तो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब चेंज हो चुके हैं। तो पहले ऑफ कोर्स अरविंद सुब्रमण्यम थे, अब इसमें से कोई भी नहीं है, अब जो है केवी सुब्रमण्यम है। सो यूजुअली सुब्रमण्यम ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बन रहे हैं। सो आपके लिए याद रखना ईजी है, केवी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर डिसक्वालिफिकेशन। अगेन यही मैंने आपसे डिस्कस किया, तो इसका जो जवाब है दैट इज 52nd अमेंडमेंट 1985 राजीव गांधी गवर्नमेंट, दैट इज शेड्यूल 10। तो ये है ए ऑप्शन। मैं आपको बता दूं इसमें ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन भी लिखे हुए हैं। वो है कि अगर कोई आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वॉलंटरी अपनी पार्टी को छोड़ दे, या फिर हम कहें कि वो पार्टी की लाइंस पे वोट करने से एब्सटेन करे कि मैं वोट नहीं करूंगा जो मेरी पार्टी चाहती है, या कोई नॉमिनेटेड हो वो 6 मंथ के बाद ज्वाइन कर ले, कोई इंडिपेंडेंट हो वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये बताई गई हैं कि शेड्यूल 10 के अंडर आती हैं। इवन दो आप मेंस में, मैं आपको बता रही हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब हम मेंस की भी आगे स्टडी करेंगे तो वहाँ पे टॉपिक आता ही आता है कि किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स की बोलने की पावर को छीन रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो उसको तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उसके कंसर्न्स को ओपनली रखे। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में मेंस का टॉपिक है। मूविंग ऑन, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए, अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता ना कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो शायद मेरा जवाब होता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्योंकि जो आइडिया है ना जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं अपना जो ओरिजिन है वो आर्टिकल 13 से लेता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जो लॉज पार्लियामेंट ने बना दिए हैं, क्या वो लॉज जो हैं वो सही बने हैं, और प्रोवाइडेड क्या वो जो लॉज हैं सही से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। ये दोनों बातें जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू में आती हैं, लेकिन अमेरिकन कंसेप्ट में। इंडिया के जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जो लॉ बना दिया गया है क्या उसका प्रोसीजर ढंग से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। यानी लॉ को क्वेश्चन नहीं करते आप उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता है बी, इंडियन कंटेक्स्ट में। सो इंडियन कंटेक्स्ट में देयर इज नो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन इंडियन कंटेक्स्ट देयर इज ऑप्शन बी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो जवाब हो जाता है बी। अमेरिकन कंसेप्ट में है कि जो लॉ बना है क्या वो लॉ ठीक बना है कि नहीं बना है। इंडिया में है कि जो लॉ बना है वो सही से इम्प्लीमेंट, उसमें प्रोसीजर सही फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ये डिफरेंस होता है इंडिया के जुडिशियल रिव्यू और अमेरिका के जुडिशियल जो आपका प्रूडेंस में। मूविंग ऑन, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। वेरी वेरी इजी, दिस इज योर हु। सो जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है उसमें आपका स्पीकर जो है ऑफ लोकसभा, यानी ऑप्शन बी, ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। Moving on, under which provision speaker can allow any member of the house to speak in his mother language। ये वो आर्टिकल्स है। अब आर्टिकल 110 आप देखेंगे तो मनी बिल से रिलेटेड है, लेकिन ये वो स्पेसिफिक आर्टिकल है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई लेजिस्लेचर अपनी भाषा में बात करना चाहता है, अपनी मदर लैंग्वेज में बात करना चाहता है, सो स्पीकर की कंसेंट से ही कैन। सो इसका जो जवाब है दैट इज आर्टिकल 120(1) यानी सी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि इंदिरा साहनी केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो किससे रिलेटेड है? आप लोगों ने पढ़ा है 1991 का जो मंडल कमीशन आता है आपका, जो कि रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी के बारे में बात करता है, उसी से रिलेटेड है इंदिरा साहनी की जजमेंट। इंदिरा साहनी में जजमेंट में क्या था कि जो क्रीमी लेयर है ओबीसीज में, बोला उनको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलने चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है ए। आपको मैं इससे एक और रिलेटेड बात बता दूं कि अभी जस्टिस रोहिणी की कमेटी बनी है
और जस्टिस रोहिणी की कमिटी जो है दैट इज़ डीलिंग विद सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, कि भाई ओबीसीज में भी जिन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला है उन तक हमको जो है वर्टिकल पेनिट्रेशन करवानी है रिजर्वेशन की। सो वो है आपकी जस्टिस रोहिणी की कमिटी, दैट इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर ग्रांट इन एड अंडर आर्टिकल 243H फॉर द पंचायत हैज बीन मेड ऑफ विच सोर्स, यानी कि जो पंचायतों को आर्टिकल 243H में ग्रांट इन एड देनी है वो किससे निकाला जाएगा? टैक्सेस बाय यूनियन गवर्नमेंट, सवाल ही पैदा नहीं होता। टैक्सेस कलेक्टेड बाय स्टेट्स, वो स्टेट्स की मर्जी है। टैक्सेस कलेक्टेड बाय पंचायत्स, बहुत ही रेयर होता है। लास्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी ऑप्शन गलत है, इसीलिए HPPSC ने इस आंसर को ही बेसिकली स्क्रैप कर दिया था, क्योंकि इसमें ये लिखा गया, अगर आपको याद होगा, पंचायतों की कर्ता धर्ता जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट का दिल करेगा तो पंचायतों को फंड रिलीज करेगी, नहीं करेगा तो नहीं रिलीज करेगी। ये आज भी बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसकी वजह से पंचायत्स जो हैं वो क्रिपल्ड हैं, पैरालाइज्ड हैं, अपने रिसोर्सेज नहीं अकोमुलेट कर पा रही और कोई नियमित प्रकार का फंड भी जो है उनको स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिलता। सो इसका आंसर हो सकता था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, बट देन ऑल्सो वो भी स्टेट की डिस्क्रिशन पे है। मूविंग ऑन, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रियम्बल? देखिए, प्रियम्बल से हर बार क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है, क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्रियम्बल के वर्ड्स क्या हैं, प्रियम्बल जो है उसका सोर्स क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रियम्बल सोर्स है या सोर्स ऑफ लिमिटेशन है, इस तरीके से। सो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज ऑप्शन ए, वी आर सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरन कहते हैं, कई लोग सुवरीन कहते हैं, आप जो भी कहें। सॉवरन या सुवरीन का सिंपल सा मतलब है कि नो एक्सटर्नल फोर्स कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स। इंडिया जैसे अपने आप को चलाना चाहता है इंडिया चला सकता है, कोई भी फॉरेन सोर्स हम लोगों को नहीं गाइड कर सकता। सोशलिस्ट, ऑफ कोर्स, जो आपका अर्स्टवाइल USSR होता था, यानी कि जो आपका रशिया हुआ करता था, वहाँ से हमने ये जो है ये दो चीज़ें उठाई हैं काफ़ी हद तक, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। और सोशलिस्ट हम टर्म्स पे चलते हैं, वेलफेयरिक स्टेट हमारी है ही कहीं ना कहीं, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे हम सभी का अधिकार है, किसी एक का नहीं है। सेक्युलर हम कैसे हैं? क्योंकि हम कोई भी धर्म जो है, हमारा कोई भी एक धर्म नहीं है। दो हिंदुइज्म हमारा जो है एक प्रोमिनेंट धर्म है, लेकिन फिर भी हम हिंदू कंट्री नहीं है, वी आर इंडिया, दैट इज़ भारत। सेक्युलर का मतलब है हम धर्म निरपेक्ष हैं, कोई भी हमारा जो है वो एक धर्म नहीं है, हम सभी के लिए बराबर हैं, समान हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता ही है। एंड देन रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज अ इलेक्टेड वन, एनी वन कैन बी हेड ऑफ द स्टेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग भी आपको HS में दिखाई देते हैं। मैंने पहले भी कहा था HS की तैयारी करनी है, स्टैटिक पोर्शन की, हिस्ट्री, दिस पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ कमांड बना लेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर्टिकल 15, ये आप खुद आंसर मैच कर लीजिए। आर्टिकल जो 15 है दैट इज थर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। आर्टिकल 25 इज योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड आर्टिकल 32, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट भी कहा जाता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसे, आर्टिकल 32 को। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाता है दिस। तो इसके हिसाब से जो भी आपको ऑप्शन इसमें दिख रहा है, प्लीज आप इसे मैच कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इमरजेंसी प्रोविजन? करेक्ट पूछा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है करेक्ट वर्ड पे फोकस करो। कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह की इमरजेंसी हैं, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी 3 प्रकार की इमरजेंसी है। तो पहला है नेशनल इमरजेंसी, फिर आ जाता है आपका प्रेसिडेंट रूल, एंड तीसरा आ जाता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजंस आर डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 340 टू 356 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने मुझे बताना है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो आर्टिकल कौन से गिवन है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। Financial emergency has never been imposed in India. Yes, this is the right answer. This is the right option. आज तक कभी हम लोगों को फिनेंशियल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, फिनेंशियल इमरजेंसी, इवन दो हम लोगों को 1991 में
कि आसपास हम लोगों का थोड़ा सा टॉपसी टर्वी हो गया था काम, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोगों ने कभी भी इम्पोज नहीं की. लास्ट, financial emergency under Article 356 can be imposed on the failure of constitutional machinery at the union level. ये वैसे भी गलत है. फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 का पार्ट है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Which of the following Government of India schemes is related to availability of cooking gas to the BPL households? So this is Ujjwala Yojana. Ujjwala Yojana जो है that is part of Ujjwala Yojana, as we know, कुकिंग गैस देने पे है, इस पे सब्सिडी पे है. और इसी को देखते हुए हिमाचल गवर्नमेंट ने भी जो है वो अपनी स्कीम्स निकाली है. जैसे कि आप लोगों को याद होगा, गृहिणी सुविधा योजना भी जो है वो इसी का पार्ट है. सो आंसर है उज्ज्वला योजना ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? सबसे पहले फाइनेंस कमीशन में आपको ये जानना पड़ेगा कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये भी आप मुझे बताएंगे. तो आर्टिकल जो है कि वो कौन सा आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का और इसका रोल क्या है. आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे इसमें 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या क्या करता है. तो इसका जो सबसे आंसर सही है दैट इज ऑप्शन सी, फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर. मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो आ चुका है अंडर द लीडरशिप ऑफ NK सिंह. एंड इससे पहले जो फाइनेंस कमीशन था आपका, एक 14th फाइनेंस कमीशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसने 42% डेवोल्यूशन के बारे में बात की थी. एक बहुत खूबसूरत बात हम लोगों को यहाँ पे भी हिपा के लेक्चर्स में पढ़ाई गई, वो ये पढ़ाई गई कि फिनेंस कमीशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्हील है बेसिकली ऑफ फिस्कल प्रूडेंस व्हेन इट कम्स टू कैरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए कि स्टेट्स को ग्रांट्स नहीं देने चाहिए, स्टेट्स को टैक्सेस देने चाहिए. मतलब जो स्टेट्स में जो टैक्सेस का शेयर है वो जितना ज़्यादा स्टेट को डिवॉल्व किया जाए वो उतना बढ़िया है, जो कि हमारा राइटफुल अधिकार भी है फ्रॉम द सेंटर. तो ग्रांट्स के बदले देखिए, ग्रांट्स इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कि हम कटोरा लेके जो है हम सेंटर के पास जाते हैं. सो है ना, सो स्टेट शुड नॉट एक्ट लाइक बेगर्स इंडीड. और इसीलिए 42% जो है 42% डेवोल्यूशन जो है वो 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था. एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग कि अब हमारा जो हक है वो वहाँ से आना चाहिए. तो ग्रांट्स वगैरह तो एक यू एक्ट लाइक अ बेगर एक्चुअली, कि हम लोगों को और दे दो पैसा, है ना. क्योंकि फाइनेंस कमीशन या कोई भी ऊपर सेंटर में किसी भी स्टेट को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा देता है. तो आप जितनी ज़रूरत दिखाएंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा. सो वो वाला कंसेप्ट है. और ये भी रीज़न है कि बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो सरप्लस रेवेन्यू नहीं रख पाती, क्योंकि सेंटर बोलता ही यही है कि हम आपको उतने ही पैसे देंगे जितनी आपकी ज़रूरत है. तो इसीलिए सारी स्टेट्स जो हैं वो कंपटीशन करती हैं कि हमारी ज़्यादा ज़रूरत है. तो जितनी ज़्यादा आप ज़रूरत प्रोजेक्ट करते हैं उतना आपको पैसा मिलता है. तो इसीलिए कोई भी स्टेट सरप्लस नहीं होना चाहती. Moving on, who said the Constituent Assembly was one party body in the assembly? Okay, was the Congress, and Congress was India. So this is a very weird kind of statement, but आप याद रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं. इसका जो जवाब है दैट इज ग्रैनविल ऑस्टिन, सी. नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट. 25th का जो है मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद डिस्कस करती हूँ. आई डिस्कस इट इन द लास्ट. सो नेक्स्ट है 26th, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ए केशव नंदा, बी गोलकनाथ, सी इंदिरा साहनी या डी शंकरी प्रसाद केस. तो इसका जो जवाब है दैट इज़ वी ऑल नो दैट 1973 की 11 बेंच की जजमेंट थी ये, जिसका जवाब है दैट इज केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. केशव नंदा भारती केस में ये इसकी जो ओरिजिन था वो यही था कि केरला गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज लेकर आई थी, तो भारती ने उसके अगेंस्ट जो है वो बेसिकली अपनी वॉइस रेज की थी. क्वेश्चन यही था कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की. तो केशव नंदा भारती केस में ये जजमेंट आई कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में. और इसने 24वीं, 25वीं, 26वीं अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया.
सो जजमेंट ये आई कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट के नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल पैदा होता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, कन्वेंशंस, इससे बहुत चीज़ें आते रही, जैसे कि सेक्युलरिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट कभी ऐसे बदलाव नहीं ला सकती जिससे कि सेक्युलरिज्म ही चेंज हो जाए, है ना, ये कभी नहीं हो पाएगा इंडिया में। तो सेक्युलरिज्म हो गया, या हम बताएं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आंसर है केशव नंदा भारती केस। प्लीज डू रीड अबाउट इट, मीन्स में आता ही आता है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज आर इन्वॉल्व इन द कावेरी रिवर डिस्प्यूट? सो बहुत ईजी है, ऑप्शन डी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन द इंदिरा साहनी, सॉरी दिस गॉट रिपीटेड, दिस इज ए, रिजर्वेशंस फॉर ओबीसी। 29th, मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन आता ही आता है कि इसको मैच करो। सो इसका जो जवाब है दैट इज ऑप्शन बी। आप इसको मैच कर लें। जो फर्स्ट का है वो है सेकंड, ओके, यानी हनुमंत राव कमेटी जो है वो है 1984। देन सेकंड का है फोर्थ, यानी जो वीके राव कमेटी आ जाती है वो है 1985। देन थर्ड का है फर्स्ट, यानी अशोक मेहता कमेटी जो है वो है 1978। एंड सिंघवी कमेटी जो आती है वो आती है 86 में। मुझे पर्सनली सिंघवी कमेटी याद रहती है हमेशा 1986, और क्योंकि इन्होंने रिसोर्सेज देने की भी बात की थी कि पंचायत के पास अपने रिसोर्सेज होने चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है सिंघवी कमेटी। सो ऑप्शन है इसका बी। इसमें से कौन सी इज नॉट एसोसिएटेड? आधे बच्चे तो यहीं बाहर हो जाते हैं जब वो क्वेश्चन कोई ढंग से नहीं पढ़ते कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, नॉट पूछा है, इज पूछा है। सो प्लीज आप क्वेश्चन को तमीज से स्टडी कीजिए। कौन सी नहीं एसोसिएटेड है विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? दो मैं इस क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं जो है मुझे इतना ज़्यादा सही नहीं लगता, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पहला लिखा है इन्होंने तारकुंडे कमेटी। तारकुंडे कमेटी जो है वो जयप्रकाश नारायण के समय आई थी, उन्होंने अपॉइंट किया था तारकुंडे कमेटी को। और तारकुंडे कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है बिकॉज ये कमेटी है जिसने ये कहा था कि मिनिमम एज ऑफ वोटिंग जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा जो आप अमेंडमेंट है एक जिसने ये कहा था कि 21 से 18 हो जाएगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वो कौन सी अमेंडमेंट है जिसने ये कहा था कि वोटिंग एज हेंस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। तो यू टेल मी द अमेंडमेंट, प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। सेकेंड इज दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये भी सही है क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दिनेश गोस्वामी कमेटी इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज इतना खर्चा करती हैं, एक सीलिंग लगाइए, ठीक है, एक सीलिंग लगाइए क्योंकि इलेक्शंस इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं तो क्रिमिनलाइजेशन वगैरह तो होना लाजमी है, पार्टीज फंड कहाँ से लाएंगी। सो सीलिंग लगाइए आप इनके एक्सपेंडिचर पे। नेक्स्ट ऑप्शन डी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने बोला कि स्टेट को इलेक्शंस को फंड करना चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस वाज गिवन बाय इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। आंसर इसमें दिया गया है सी, एन वोरा कमेटी। एन वोरा कमेटी को आप स्टडी करेंगे सो इट हैज स्पोकन अबाउट, इट हैज टॉक्ड अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में इसने कहीं ना कहीं बात की है कि क्या रीजंस है, क्या है, क्या करना चाहिए। सो ऑप्शन आंसर इसका जो है वो सी है। बट इवन दो criminalization of politics is also directly related to electoral reforms. So इसमें से मुझे तो ये चारों लगती हैं, बट HPPSC ने जो आंसर दिया है वो सी दिया है, एन वोरा कमेटी। आपके क्या व्यूज हैं प्लीज मेंशन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडियन कैपिटलिज्म को धर्मशाला कैपिटलिज्म कहा? बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं आता, जब की देखी थी तो की में ही पढ़ा था। राज कृष्णा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसमें से स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन है? स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी जो कि एक्ट के द्वारा बनी होती हैं। सो पहला है यूजीसी, दूसरा है ओएलसी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, रेलवे बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। सो इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी इसका आंसर है। यूजीसी भी एक एक्ट के द्वारा लाई गई है और रेलवे बोर्ड भी एक्ट के द्वारा बना है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी एक्ट के द्वारा बना है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है वो किसी भी प्रकार के एक्ट की तरह नहीं बना, तो इसीलिए आंसर है इसका बी।
इसमें से 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी इसमें से क्या सही नहीं है? नॉट करेक्ट. जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर और द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. आपको लगता है 46 में अभी हम आज़ाद भी नहीं हुए और इंटरिम गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि टॉप मोस्ट काउंसिल है, सो दिस सीट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल. तो ये गलत है, पहला ही गलत है, बाकी सारे सही हैं. ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली. और जो वाइसराय थे आपके, जो गवर्नर जनरल कम वाइसराय, ही वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. देखो अंग्रेज अपने लिए ही उस सीट को रखेंगे, अभी इंडियंस को देने का समय नहीं आया. ठीक है. नेक्स्ट, हु सेड इंडियन फेडरलिज्म इज अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडियाज पेक्युलर नीड्स. अगेन, कि ये किसने कहा कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो ऐसा फेडरेशन है वो इंडिया की पेक्युलर नीड्स के लिए. सो अगेन आंसर इज ए, ग्रैनविल ऑस्टन. आदि अंबेडकर समाज इज रिलेटेड टू, दिस इज वेरी सिंपल, ऑप्शन बी, पंजाब. व्हेन डिड कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट इमर्ज्ड एज अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी. इवन दो आप लोगों को पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा में भी पढ़ते हैं किस तरीके से इनका थोड़ा अलगाव रहा कांग्रेस से, इन्हीं शुरू से ही अलगाव रहा, बट सेपरेट पार्टी बोला है. सो 1964 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी, जब एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मर्ज होके आई. Who described the critical and the creative role of politics in India as the Indian model of development? Very very important question, question number 37, कि ये जो है critical and creative role of politics in India as Indian model of development, it is said by Rajni Kothari. Rajni Kothari जी जो है, he is a very famous political scientist, analyst एंड कमेंटेटर भी हैं. इनकी बहुत सारी किताबें हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में, कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में. सो डू रीड हिम इफ यू हैव टाइम, रजनी कोठारी. नेक्स्ट, वंस अगेन मैच द आइटम्स. आप खुद मैच कर लीजिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, एवरीबडी नोज, दिस इज नन अदर देन द ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी. स्वराज एज माई बर्थ राइट, दिस इज तिलक. सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, अलग होना है, दिस इज जिना. एंड लास्ट इज एंट्री इनटू लेजिस्लेशन, दिस वाज बाय होम, सी.आर. दास. सो आप लोगों को याद होगा सी.आर. दास जो हैं वो चाहते थे, वो गांधी की आइडियोलॉजी से थोड़ा सा अलग हो गए जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की समाप्ति हो गई और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 में, तो एकदम से बंद कर दिया गया एनसीएम. तो इससे काफ़ी लोग जो है ना वो कांग्रेस के अंदर भी डिसल्यूजनड हो गए. उन्हें लगा गांधी जी क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए उस समय गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क करने निकल गए और सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू यानी जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन लोगों ने सोचा कि हम लोग चेंज लेकर आएंगे अंदर, इलेक्शन जीत के लेजिस्लेटर में, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसकर हम बेसिकली लेजिस्लेशंस में चेंज लाएंगे. तो इस प्रकार से हम ऐसे लेजिस्लेशन लाने ही नहीं देंगे जो हमारे लोगों के खिलाफ होंगे या गलत होंगे. सो एंट्री इनटू लेजिस्लेशन जो था, दैट वाज अ मोटो ऑफ सी.आर. दास एज वेल एज योर मोतीलाल नेहरू. नेक्स्ट, फिर से मैच है, आप प्लीज मैच कर लीजिए. फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40. देखो डीपीएसपीस तो ना आप लोगों को, डीपीएसपीस फंडामेंटल राइट्स, ये आप लोगों को टिप्स पे याद होने चाहिए. आप अपने भाई बहनों के साथ बैठो, उनसे हंसी मजाक करो और याद करो, क्योंकि ये आना ही आना है. विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, एग्रीकल्चर हस्बेंड्री 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ आर्टिकल 50 ही जुडिशरी को इंडिपेंडेंस की एक अधिकार देता है कि जुडिशरी अलग ही है. आर्टिकल 50 आप लोग मैच कर लीजिए. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मनी बिल जो है उसको डिफाइन कौन करता है और किस आर्टिकल में गिवन है. आर्टिकल 110 में गिवन है मनी बिल. सो इसका आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव. इम्पोजिशन, अबॉलिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकाला जाए वो सब कुछ मनी बिल है. अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसेस गिवन है, आंसर इज सी 368, वेरी इंपॉर्टेंट. Which of the following amendment acts restricted the size of the Council of Ministers
to 15% of the total members of Lok Sabha. Now ये इसका जो आंसर है दैट इज सी, 91st अमेंडमेंट 2003. ठीक है, सी. सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का, जवाब है आंसर डी, 15,000. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डन? वेरी इंपॉर्टेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट and as well as of governor. So this is your article 72 option C. पार्डनिंग पावर में चाहे वो कम्यूट आता है, रिप्रीव होता है, रिस्पाइट होता है, ठीक है, आप जरूर पढ़ें किस प्रकार की पार्डनिंग पावर है. फिनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, आंसर है डी, कभी भी नहीं लगाई गई. अंडर विच शेड्यूल कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट फॉर द माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? जब भी ट्राइबल लैंड का जिक्र आ गया तो आप आंख बंद करके 5th शेड्यूल लगा दें. देखिए सारे के सारे ट्राइबल लैंड 5th शेड्यूल में आते हैं, लेकिन जो आपका 80 mm है इन योर 6th शेड्यूल, वो आपका जो है वो डील करता है 80 mm से. अब 80 mm क्या है आपका? असम, त्रिपुरा. अब mm क्या है ये आप मुझे उसमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि असम त्रिपुरा के बाद mm क्या है. क्या मिजोरम मेघालय है, मणिपुर मिजोरम है, क्या है? सो यू टेल मी कि 6th शेड्यूल कौन कौन सी स्टेट से डील करता है. बट फिलहाल जो आंसर है ट्राइबल लैंड के लिए वो है 5th शेड्यूल बी. राज्यसभा एक फाइनेंस बिल को सेंड कर सकता है, डिले कर सकता है, जो कि एक लोकसभा ने पास कर दिया है, उसको कितने दिन तक रख सकता है? देखिए मनी बिल में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है, लेकिन जो फाइनेंस बिल आता है उसको राज्यसभा जो है लगभग 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ तक जो है वो उसको डिले कर सकती है. ऑप्शन है डी. 86th अमेंडमेंट 2002 डील्स विथ, वेरी सिंपल, ऑप्शन ए, राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इन द रेंज 6 to 14 ईयर्स. और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, प्लीज डू रीड अबाउट इट, मेंस के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरह की बॉडी है? मैंने पहले भी डिस्कस किया. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993, हमारे बहुत सारे कन्वेंशंस थे. हम लोगों ने जब वो कन्वेंशंस भी क्लियर किए तो उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है हम लोगों ने यहाँ पे लेकर आए. तो ये किस प्रकार की बॉडी है? ऑप्शन सी, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज? This is for option C. Even though this question was scrapped by your HPPSC, this is Ministry of Labour and Employment. Santusht. Which state has topped the Good Governance Index launched by the central government? ये पुराना क्वेश्चन है आपका, 2019 का है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. बट उस समय तमिलनाडु जो है वो टॉप किया था. जो आपका गुड गवर्नेंस डे आता है वो अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है, आप इसको भी याद रखें. इसमें से कौन से आर्य समाजिस्ट नहीं थे? लाला हंसराज थे, भाई परमानंद ये भी थे, लाला लाजपत राय ये भी थे. बाबा रामचंद्रा जो हैं वो आर्य समाजिस्ट नहीं थे. वैसे बाबा रामचंद्रा वॉज अ ट्रेड यूनियनिस्ट, तो ये उनके राइट्स के लिए लड़े थे. सो आंसर आ जाता है इसमें ऑप्शन बी. विच ऑफ दीज इज अ डायमेंशन ऑफ CSR? ओके, सो दिस इज गवर्नेंस का पार्ट है. CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए जैसे आप किसी ब्लॉक ऑफिस में काम करते हैं, जैसे मैं BDO थी, तो अगर हमको अपने ही ब्लॉक में जो लोग आते हैं बाहर से उनके लिए ठंडा पानी अरेंज करना है, तो हो सकता है हमारे पास इतनी फंड्स ना हो, लेकिन साथ ही में मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है और वहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे फंड्स पड़े रहते हैं स्कीम्स के अंडर. तो हम क्या बोल सकते हैं? हम उन लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ठंडे पानी की व्यवस्था करें, यहाँ पे एक एक्वाफायर लगा दीजिए या किसी प्रकार की कोई चीज़. सो उससे कहा जाता है CSR. और बैंक्स को भी अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है, कंपनीज को भी करनी पड़ती है, ठीक है. सो इसीलिए पूछा है क्या डायमेंशन है, तो आंसर है C यानी फिलेंथ्रोपिक. तो फिलेंथ्रोपिक बोलते हैं ना कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही लाइक्स टू डू फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, यानी चैरिटी करते हैं. Next, NGOs are recognized as dash to focus and fix the problems present in the development process. So इसका जो जवाब है that is option C, magic bullets.
ये पता नहीं क्या, ये आई रियली डोंट लाइक दिस क्वेश्चन एट ऑल। अलग सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इवन दो आई थिंक पॉलिटी का क्वेश्चन ये नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मोर सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। बट अगेन अगर मैं इसका जवाब दूं तो देखो इसमें लिखा है इंक्रीजिंग एमिशंस, ये तो हो नहीं सकता। एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड एमिशंस, ओके। डिक्रीजिंग एमिशंस, ओके। मॉडरेटिंग एमिशंस एंड वेस्ट। सो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लगता है। ये बड़ा ही सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल प्राइमरी क्या है। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो ब्रेटलैंड कमीशन से आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर। और वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन दी गई कि आप इतने रिसोर्सेज को इस तरीके से खर्चें कि आपके लिए भी कम ना हो और आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कम ना हो। तो आप मुझे बताएं इसका ऑप्शन बी होगा कि डी होगा? एलिमिनेटिंग वेस्ट है कि मॉडरेटिंग इमिशन या वेस्ट है? And this was all for the polity. For question number 25 I will be mentioning in my comment section, so आप प्लीज़ वहाँ से देख लें। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस करें। मैं PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ इसका, और गूगल लिंक है बेसिकली, तो आप वहाँ से इसको स्टडी करें। मैंने क्वेश्चंस मार्क नहीं किए, आप रिविजन करें। कोई प्रॉब्लम आती है सो री वॉच माई वीडियो अगेन। सो थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं अगले सब्जेक्ट के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। सभी के साथ इसको शेयर करें क्योंकि पास्ट इज़ द की टू फ्यूचर।